हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में फिजिक्स। क्लास 10 के फिजिक्स में हमने दर्पण के बारे में बता दिया है। पिछली वीडियो में हमने दर्पण के बारे में बता दिया है, दर्पण किसे कहते हैं एवं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण किसे कहते हैं एवं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है? गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो जब मैंने दर्पण बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और गोली दर्पण किसका प्रकार है? तो गोली दर्पण दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण भी दो प्रकार का मैंने बताया था। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है समतल दर्पण और एक तो होता है गोली दर्पण। एक क्या होता है? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। मतलब कि अगर कोई एक गोली दर्पण है ना, तो उससे प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो इसमें अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पिछले वाली वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब कि अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहले हमें यह काम करना होता है कि दर्पण के सामने वस्तु को रखना पड़ता है। दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। जैसे शीशा के सामने हम खड़ा होंगे तभी तो हमारा शीशा में प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसी प्रकार इस अवतल दर्पण के सामने किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के सामने हम वस्तुओं को रखेंगे बारी बारी, मतलब स्थान परिवर्तन कर करके रखेंगे। जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होगा वैसे वैसे प्रतिबिंब के आकृति, आकार एवं प्रकृति में भी परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट पढ़ते हैं। मतलब यह कि सबसे पहले इस अवतल दर्पण का एक फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण के फिगर में ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, और यह हो जाएगा फोकस या मुख्य फोकस, यह हो जाएगा ध्रुव P, और यह हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी? इस पूरी रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। अब ध्यान से देखिए, यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने हमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, मतलब अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना है। तो इसके लिए माइंड में बैठा लीजिए, हम किसी भी वस्तु को इसके सामने कभी फोकस पे रखेंगे, कभी वक्रता केंद्र पे रखेंगे, कभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, कभी वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे, कभी अनंत रखेंगे, कभी बिल्कुल ध्रुव के पास रखेंगे। मतलब कि यह अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा हमें वस्तु को, तब इसका अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट में हम यह पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखें, जब वस्तु को कहाँ रखें? जब वस्तु को अनंत पर रखें। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ये एकदम सबसे पहली कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन यह, हमें वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर। अनंत तो कहीं हो सकता है। तो मान लेंगे कि हमने वस्तु को यहाँ रखा, ये वस्तु हो गई। वस्तु का नाम मान लो ये PQ वस्तु है। कौन सी वस्तु है? PQ वस्तु है। हमने वस्तु को इधर रख दिया। अब ध्यान से देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे ना, तो वस्तु से किरण फोकस से होकर जाएगी ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ फोकस ले दिया, फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा। यहाँ से टकराने के बाद इसका क्या होगा? परावर्तन होगा, और
अक्ष ही है ना। देखिए अगर किसी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो जो सबसे पहली किरण आएगी ये फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, और जैसे ही फोकस से होकर गुजरेगी और इस परावर्तक सतह पर टकराएगी तो इसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन होगा तो यह किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार देखिए मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ध्यान से देखिए एक दूसरी किरण बिल्कुल यहीं से कहां से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से। कहां से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी ये। अब देखिए एक और नियम समझ लीजिए कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसका जो परावर्तन होता है पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। मतलब आएगी तो इसी रास्ते पे, अब परावर्तन भी इसका इसी रास्ते पे हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वह वक्रता केंद्र सी से ही होकर गुजरनी चाहिए। अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो जो उसका परावर्तन होता है ना, तो जिस रास्ते से आई रहती है उसी रास्ते से वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। मतलब परावर्तन होगा तो किसी भी प्रकार का इसमें इनकम नहीं बनेगा। मतलब जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। लेकिन अगर फोकस से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए दो नियम होता है, थोड़ा सा साइड में मैं नियम समझा दे रहा हूं तब ये ज्यादा समझ में आएगा। यह हमने बना लिया एक अवतल दर्पण, यह हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण। यहाँ हो जाएगा इसका ध्रुव P। मान लीजिए कि यहाँ फोकस F हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया। पहला नियम समझिए, पहला नियम यह कहता है कि अगर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, अगर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, देखिए यही मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है तो टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होगा तो वो फोकस से ही होकर जाएगी। ये 100% गारंटी है। क्या समझ में आया? समझना यह है कि यह मुख्य अक्ष है ना, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आकर किसी भी दर्पण से टकराए, दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर इसका परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो यह फोकस से ही होकर गुजरेगी। अब दूसरा नियम समझ लीजिए, दूसरा नियम समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। यह एक हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर ये हो जाएगा ध्रुव P, ये हो जाएगा फोकस F और यह हो जाएगा वक्रता केंद्र C। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएं, नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और फोकस से होकर गुजरे और परावर्तक पृष्ठ से टकराए तो अब इसका अपवर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। पहले नियम में पहले ही मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, टकराने के बाद फोकस से गुजरी। यहाँ पर क्या है, ये पहले ही फोकस से होकर आ रही है तो टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दोनों नियम समझ में आया? अगर यह दोनों नियम समझ में आया तब यह ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये किरण कैसे आ रही है, फोकस से होकर गुजर रही है तो टकराने के बाद जब इसके प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दूसरा नियम मैंने बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहाँ काट रही है, देखिए ठीक फोकस के सामने काट रही है। तो जब ये ठीक फोकस के सामने काट रही है तो इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा नहीं, अगर हमसे कोई पूछे कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखें
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो क्या जवाब देंगे हम जवाब देंगे कि सर उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और हमसे पूछ सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज मतलब आकार क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर छोटा दिख रहा है। तो आकार क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो बताया, अगर साइज हमसे पूछे तो बताएंगे वस्तु से छोटा होगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये पूछेगा कैसा बनेगा, हमसे पूछेगा कि कैसा बनेगा। तो हम बताएंगे कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक इसलिए बन रहा है कि देखिए ये रेखा ही परावर्तन के पास पश्चात गुजर गई, ये रेखा ही परावर्तन के बाद गई, एक दूसरे को वास्तव में काटे हैं। यहाँ पर ना काटते हुए आभास नहीं कर रहे हैं, वास्तव में काट रहे हैं। तो जब कोई दो रेखाएं वास्तव में काटती हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हमने इसको ऊपर रखा, प्रतिबिंब नीचे बन गया। तो वास्तविक के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमसे तीन चीजें ही पूछी जाएंगी। हमसे क्या पूछी जाएंगी? तीन चीजें पूछी जाएंगी। देखिए कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहला सवाल होगा कहाँ बनेगा? इसका आंसर क्या देंगे? बताइए कहाँ बन रहा है? तो बताएंगे फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरा हमसे पूछा जाता है कैसा बनेगा? कैसा बनेगा, या इसी को कहते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब कैसा होगा? हमसे पूछ देगा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा या पूछ देगा कैसा बनेगा। तो इसका आंसर क्या देंगे? पहले तो उल्टा बन रहा है और दूसरे वास्तविक बन रहा है, तो बताएंगे कि वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। क्या बताएंगे? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और एक तो नियम देख लीजिए, जब भी देखो कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, माइंड में बैठा लो इस बात को। क्या हम देखेंगे कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो समझिए कि वास्तविक बन रहा है। अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक पक्का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दिखने में उल्टा दिख रहा है ना, इसको ऊपर रखिए नीचे बन रहा है, देखने में उल्टा दिख रहा है ना। तो जब देखने में उल्टा दिख रहा है मतलब उल्टा बन रहा है, मतलब वास्तविक बनेगा। तो उल्टा बन रहा है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक बनेगा। तो उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। साइज पूछ देगा, प्रतिबिंब का आकार। क्या पूछ देगा? प्रतिबिंब का आकार। तो आकार में बताएंगे वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा लिख दे, चाहे बहुत छोटा लिख दे, बहुत छोटा लिख लो, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो क्या क्या हमें बताना है? देखिए हमसे प्रश्न क्या करेगा? सबसे पहले प्रश्न सुनिए। हमसे प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रख दे। कहाँ रखें? अनंत पर। हमसे प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ का जवाब हम क्या देंगे? फोकस पर बनेगा। पूछेगा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? क्या पूछेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति कैसी होगी तो बताएंगे वास्तविक एवं उल्टा होगा। फिर हमसे पूछेगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब के आकार में क्या बोलेंगे? हम बताएंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होगा। ये था अनंत के लिए। अब देखिए इसके बाद आती है स्थिति 2। इसके बाद क्या आती है? स्थिति 2। मतलब कि अब देखिए अनंत पर रख दिए ना, और अनंत से दूर तो कुछ होगा नहीं। अब अनंत पर रख दिए तो अब इस वस्तु को थोड़ा सा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर रखेंगे। थोड़ा और पास लाएं इसको, तो और पास लाएंगे तो क्या होगा? वक्रता केंद्र से थोड़ी सी दूर होगी। तो यहाँ पर वस्तु का स्थिति 2, ध्यान से देखिए वस्तु की स्थिति 2 में
स्थिति सेकंड में क्या लिखेंगे? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। कहाँ रखना है? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण एक बना लेंगे हम। ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि हमें अवतल दर्पण द्वारा ही तो प्रतिबिंब का बनना पड़ना है। अवतल दर्पण ये अभी तक दर्पण नहीं है। क्यों दर्पण नहीं है? मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं क्यों दर्पण नहीं है। क्योंकि इस पे कलाई नहीं हुआ है। अगर कलाई कर देंगे तो यह दर्पण बन जाएगा। यहां पर क्या हो गया? ध्रुव। ये हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। और ये क्या हो गया? ध्रुव P। यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र C। यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच की दूरी क्या होती है? F। ये F हो गया। ठीक, यह हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये हो जाएंगे M1 M2 द्वारा। अब ध्यान से देखिए, अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, तो अनंत यहाँ है, मान लीजिए वक्रता अनंत का तो कोई अता पता है नहीं, तो मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पे रख रहे हैं। ये हमने वस्तु रख दिया, इसका नामकरण कर दो। क्या नाम रख दें? PQ। अब ध्यान से देखिए, जब वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर रखेंगे ना, तो ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। ये आने वाली आपतित किरण है। आने वाली क्या है? आपतित किरण। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण पे टकराती है तो परावर्तन होता है। परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण कहां से होकर गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो देखिए, हमने इसको फोकस से गुजार दिया। एकदम 100% गारंटी है कि फोकस से ही होकर गुजरेगी और कहीं से मत गुजरना। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आए तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि वही किरण कहां से होकर गुजरे? वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो पुनः उसी दिशा में उसका परावर्तन हो जाएगा ना। ये उसी दिशा में परावर्तन हो गया। माने आपतित किरण भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। परावर्तित होने के बाद ये कहाँ काट रही है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है। तो परावर्तन होने के बाद यहाँ पे काट रही है। तो ये परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटेगी वहीं क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई पूछ दे कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, कहीं भी बने। ठीक, ये जरूरी नहीं कि ठीक बीचों बीच बने, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। तो अगर यहाँ पर हमसे पूछे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो हम कहाँ बताएंगे? बताइए तो कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? और आकार क्या होगा? और क्या आकार क्या होगा? तो बताइए तो कहाँ बनेगा? सबसे पहले बताएंगे कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यह तथा सी के बीच में। कहने का मतलब ये कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा पूछेगा कैसा बनेगा?
कहाँ के बाद क्या पूछेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए उल्टा बन रहा है ना, तो मैंने बताया कि जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो बताएंगे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। आकार बताइए, तो बताइए वस्तु के आकार से छोटा दिख रहा है, तो बताएंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। बस यही पूछेगा। एक बार अनंत के लिए पूछेगा, फिर उसके थोड़ा सा पास आएगा तो पूछेगा जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बताएंगे प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और उनके फोकस के बीच में बनेगा। फिर पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा। फिर पूछा जाएगा कि वस्तु का आकार क्या होगा, तो वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। हमसे पूछेगा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बताएंगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना है समझ में आया। तो देखिए इसमें पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, मतलब ये तीन चीजें पूछेगा। एक दिया रहेगा कि कहाँ उसको रखना है, ठीक, और कह देगा कि फिगर बनाइए, माने फिगर ड्रा कीजिए। तो फिगर ऐसे ड्रा करेंगे, लाना प्रकार स्केल इस आयता से बनाएंगे तो फिगर और भी अच्छा बनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।